नमस्ते दोस्तों। शराबी सुगत। गुड भाई। हाय सुगत भाई। हाय हाय। केवल अल्कोहलिक एनोनिमस और केवल ईश्वर से आज दोस्तों शराब नहीं पिया और भगवान से आज ताकत मांगा कि आज अच्छा दिन बिताऊं। दोस्तों, सबसे पहले तो देहरादून ऑनलाइन ग्रुप को काफी काफी बहुत आभारी हूँ कि आज मुझे ये अल्कोहलिज्म कनिंग बैटलिंग पावरफुल डिसीज सब्जेक्ट के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया। दोस्तों, ये अल्कोहलिज्म ये तो बीमारी मैंने सबसे पहले तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आके ही सुना था मैंने कि बाहरी दुनिया में जब भी शराब पीता था या जब प्रॉब्लम होती थी तो ये किसी ने मुझे कोई डॉक्टर ने नहीं बताया, ना कोई दोस्तों ने बताया, ना कोई मित्रों ने बताया, ना कोई फैमिली मेंबर ने बताया। और यही बताया कि शराब पीना अपने आप में एक बीमारी है। और ये बीमारी जो है मेरी बचपन से ही चालू होती कि मैंने यहाँ आने के बाद मैं अनुभव सुनते गया। जब ओपन माइंड लिया बैठ के अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में सुनते गया, रेगुलर आते गया, तो लोगों के अनुभव सुनते जब गया, धीरे धीरे ये बीमारी के बारे में जो काफी अनगिनत पार्ट्स, यहाँ लोग बोलते भी थे कि हमारे सर को जितने बाल नहीं है ये बीमारी के उतने पार्ट्स, जो भी मैंने सुना तो खुद को मैंने उसमें अपने आप को रियलाइज किया कि जो भी बीमारी शेयर होती थी, पारिवारिक, सामाजिक, रनिंग, बैफलिंग, या जो जो भी शेयर होता था तो हर चीज में मैं खुद को मैं पाता था उस बीमारी में। और बोलता था यार ये तो मेरे साथ भी हुआ है। और धीरे धीरे जैसा मीटिंग में जैसा ओपन माइंडली बैठ के जैसा मन और शरीर लेके बैठता था, जब नया नया जब आया था सिर्फ मैं शरीर लेके बैठा था, मन मैंने कभी लगाया नहीं मैंने मीटिंग में। लेकिन जब ओपन माइंडली जब ये बीमारी के बारे में जब सुन रहा था, ये किस किस मेंबर के साथ या किस किस लोगों के साथ या बिग बुक में जो जितने अनुभव थे के माध्यम से मैंने खुद को रियलाइज किया कि यार ये सभी पार्ट्स तो मेरे साथ काम कर रहे हैं। शराब से नहीं, शराब के पहले से ही मेरे साथ ये चीजें मेरे साथ काम कर रही हैं। शराब तो मेरी बाद में आई, लेकिन जो कुछ पार्ट्स या बोले बोले जाते थे वो पार्ट्स मेरे साथ तो बहुत पहले से ही काम किया करते थे। काफी जब मैं इन्वेंटरी लिया, मैं ये सब सिलसिला मेरा खुद को बीमारी में खुद को मैंने रखा कि मेरे साथ कैसे काम कर रही थी बीमारी, या शराब पिए हुए या शराब पी के। इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा दोस्तों के अनुभव के माध्यम से। ये जो मेरा जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों, एक जॉइंट फैमिली में मैं रहा करता था। काफी बड़ा परिवार था, चार भाई, माँ, पिताजी और बड़े पिताजी का भी घर। 25-30 लोग रहते थे हम। और उसमें से कुछ लोग जो थे कुछ शराब पीते थे, मेरे बड़े पिताजी, मामा जी या बड़े पिताजी के लड़के वगैरह। तो बचपन से मेरी आदत थी कि उनको मैं छुपे छुपे बड़ा देखता था। मैं उनको जब भी वो जब भी पीते थे, हमारे घर के सामने एक अच्छा सा ग्राउंड था, वहां बैठ के वो शाम को बढ़िया हफ्ते में 2-3 बार एंजॉय करते थे। और वो बेसब्री से मैं उसका इंतजार करता रहता था कि ये कब पार्टी करेंगे और मैं वो कुछ खाने का वाने का चखना जो बोलते हैं हम वो लाते थे। तो हम मैं कहीं ना कहीं उनसे चुपके से लेता था या फिर जाके ले लेता लेते। और वो बड़ा दिमाग में बैठता था कि यार कितना मस्त एंजॉय करते हैं, कोई हंस रहा, कोई मजाक कर रहा, कोई गाने बोल रहा है। और मेरे घर के सामने भी एक अच्छा खासा बंगला था पुराने घर के सामने, और वहां पर भी एक व्यक्ति था। तो वहां पर वो रोज शाम को आते थे वो, और अपना बढ़िया वो गैलरी में बैठ के पंकज उदास की गजल लगा के आराम आराम से वो बढ़िया एंजॉय करते थे शराब। तो ये जो अट्रैक्शन था मेरा, वो बचपन से मैं देखता था कि मेरे बचपन से वो अट्रैक्शन था उसके वो शराब के प्रति। और दिमाग में वही रखा था कि मैं आज नहीं कल मैं इसको मैं भी इन लोगों जैसा मैं एंजॉय करूंगा। और दूसरी तरफ मेरे मेरे माँ पिताजी का एक अलग पार्ट था। मेरे पिताजी नॉन अल्कोहलिक थे, वे कभी शराब नहीं, कुछ नहीं, कोई शौक नहीं करता। और उनका एक अलग मेरे प्रति एक अलग दृष्टिकोण था कि मैं सबसे घर में बड़ा हूँ तो ये इसने तीनों भाइयों को संभाल के लेके जाना चाहिए, अच्छी पढ़ाई करना चाहिए, सब बराबर हर चीज करना चाहिए, जिम्मेदारी लेना चाहिए इसमें। मैं वो मुझे हमेशा छुट्टियों में, दिवाली की हो, दीपावली की हो, तो मुझे वो हमेशा एक हमारे एक आध्यात्मिक कार्यक्रम में हमेशा भेजते थे मुझे, मेडिटेशन को या कुछ प्रोग्राम को। मैं 15-15, 20-20 दिन, एक एक महीना वहां मैं रहता था। लेकिन मेरे दिमाग में वो रिजर्वमेंट रहता था यार उस टाइम से ही कि मेरे माँ पिताजी ने मेरे साथ बहुत सारा गलत कर रहे कि मैं, मेरे साथ वाले दोस्त, मेरे भाई लोग सब बढ़िया करते रहते, एंजॉय करते, कोई कहीं जाता कहीं जाता है, और मुझे ये मेरे माँ पिताजी ये यहाँ का ला के रखते हैं।
उनका दृष्टिकोण मेरे बारे में काफी अच्छा था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ वो अत्याचार कर रहे हैं यार, और वहाँ कुछ भी हासिल नहीं करता था मैं, ना वो मेडिटेशन में, ना वो आध्यात्मिक प्रोग्राम में। मैं सिर्फ जाके बैठता था वहाँ, वो जो बोलते थे वो सिर्फ इतना करता था, और उसको भी 15 दिन, महीना भर वो मैं टाइम पास करके आता था। मैंने तो ये भी देखा कि उस टाइम पर मैं जब ऐसे 8वीं 9वीं में होगा, तब भी मैं वो, अरे वो या में कुछ किताबें मिलती थी, कौन किताबें, वो भी लेके जाता था मैं वहाँ, चुपचाप से वहाँ वो पढ़ता था मैं। वो प्रोग्राम रह गया बाजू में, और वो मेरा जो बीमारी का जो पार्ट है वहां पर भी मेरे साथ वो काम था, बिना शराब पिए। और वहां से आने के बाद में वो माँ पिताजी के प्रति वो खुंदस मेरे दिमाग में रहती थी कि वो तो काफी मुझे अच्छा बोलते थे कि देखो कितना अच्छा है, तू अच्छा सीख के आई है। मैं कुछ नहीं सीख के आता था, मेरे दिमाग में वो उनके प्रति खुंदस पाल के आता था मैं। धीरे धीरे वो सिलसिला ऐसे ही चालू रहा, हर साल वही जबरदस्ती करना, ये करना, वो करना। और कभी स्कूल से टाइम मिला तो मैं वो मामा के दुकान में जाके बैठता था 2 4 घंटे। वहां पर भी मुझे कुछ मामा उस टाइम पर 15 20 रुपए देता था वो, ईमानदारी से कुछ आधे पैसे मैं घर पे देता था मेरे माँ के हाथ में, और कुछ पैसे मैं अपने पास जमा रखता था, चाहे मुझे कुछ वो थोड़े बहुत मेरे खर्चे हो करता था बस। तो ये पैसे कमाने की आदत वो बचपन से ही मेरे अंदर थी, वो पैसे ही मेरे हाथ में रखना वो बचपन से ही मेरे हाथ में था, इस करता हूँ। और ये सिलसिला धीरे धीरे चालू हुआ दोस्तों, और उसके साथ में ये मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स थे वो बीमारी के कारण चल रहे थे मेरे साथ में। बचपन से थोड़ा सा किसी से ज्यादा बात नहीं करना, किसी के साथ ज्यादा आर्गुमेंट भी नहीं करता था, शांत स्वभाव का एकदम, अपने काम से काम रखने वाला, और अपने अंदर ही हर चीजें रखने वाला। ना किसी के साथ मैं, ना किसी दोस्तों के साथ शेयर करता था, ना किसी फैमिली मेंबर के साथ, ना किसी के साथ मैं शेयर करता था। बस अपने अंदर ही रखता था कुछ हर चीजें में, और उसको लेके पाल के मैं चलता था। वही विचार करता था कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ये करूंगा, मैं बड़ा होऊंगा तो वो करूंगा। बस बड़ा होने के सपने मेरे में वो बचपन से ही थे। लगता था कि बड़ा हो जाऊंगा तो हर चीज मैं सब मैनेज कर लूँ। बड़ी घाई थी मेरे को बड़ा होने की, कि काफी ऐसा लगता था कि मैं काफी परेशानी में फंसा हूँ। पढ़ाई पढ़ाई करता था, पढ़ाई के टाइम पर मैं पढ़ाई बराबर, काम के टाइम पर काम करता था। लेकिन खुला मन जो था, खुला मन करने की आदत ही नहीं थी मेरे को बचपन से। सिलसिला चालू रहा दोस्तों, 10वीं पास हो गया, 10th पास हो गया। 10th पास होने के बाद में रिजल्ट लग गया तो फिर दूसरे दिन हम 3 दोस्तों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि तो आज हम एक बियर मारते हैं। तो एक बियर खरीदे दोस्तों। एक बियर खरीदने के बाद में काफी, घर से काफी दूर एक शांत जगह पे जाके वो भी नहीं पता रहता था कि बियर चिल्ड पीना चाहिए या गर्म पीना चाहिए, वो भी किसी ने पूछा नहीं था। बस बियर यानी बियर लेके हम एक जगह गए, और वहां पर तीनों दोस्तों ने हमने उसको पिए। उसमें से एक जो मेरा दोस्त है उसने तुरंत वोमिट कर लिया वहां पर, 2 4 दिन पीने के बाद। वो आज तक उसने पिया नहीं। दूसरा एक दोस्त है, वो नॉर्मल पीता है कभी कभी एक आध बार, पॉलिटिशियन है तो वो अपना समाज का ध्यान रख के वो अपने हिसाब से कंट्रोल में पीता है, कभी कभार रात को हो गए समाज से भी। और तीसरा व्यक्ति मैं निकला जो दोस्तों की, मैं हमेशा आए दिन मुझे वो शराब की जरूरत पड़ने लगी, और आखिर में मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस के दरवाजे तक आना पड़ा। क्योंकि ऐसा हुआ था दोस्तों कि वो तो सब मेरा सिलसिला फिर आए दिन मैं शराब पीने के जो मेरे तरीके को अपना रहा था, कई छोटे मोटे प्रोग्राम में या दोस्तों की पार्टियों में। हर बार वो चांस में ढूंढता था कि कहीं ना कहीं मेरे हाथ में शराब पीने को, शराब मेरे हाथ में आ जाएगी और शराब में पीऊंगा। हमेशा वो ख्याली पुलाव में रहता था मैं। और धीरे धीरे बिगड़ा था, हर चीज लाइफ में आते गई, और धीरे धीरे शराब का भी सफर चालू हो गया। पढ़ाई होगी, पढ़ाई होने के बाद काफी अच्छी नौकरी लग गई। फिर तो क्या था, मैं तो फिर धीरे धीरे वैसे भी घर वालों की सुनना थोड़ा बंद कर दिया, कि हर चीज मैं, मुझे ऐसा लगता था कि मैं कर रहा हूँ। छोटे भाइयों की पढ़ाई होगी, बाकी घर का छोटा मोटा काम हो गया, इसमें मैं फाइनेंशियली हेल्प करता था, उससे गाड़ी खरीद ली। हर चीजें मैं खुद करता था, ऐसा मुझे लग रहा मैं कर रहा हूँ, सब मैं कर रहा हूँ। माँ पिताजी की भी मैं बहुत कम सुनता था, वो जितना बोलते थे बस वो उसका अवॉइड करता था मैं, अच्छी भी चीजें बोलते थे। और ये सिलसिला चालू रहते रहते शराब मेरी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही। कहीं ना कहीं उनको लगा कि अभी इसकी शराब बढ़ रही है, काम धंधे पे भी लग गया तो इसकी शादी करना चाहिए। तो वहां पर भी मेरी शादी के टाइम पर भी काफी लड़कियां देखा तो सोचा, लेकिन मुझे जिस लड़की से शादी करना था तो वो
माँ पिताजी ने मना कर दिया। फिर वहां पर भी मेरी मैप ना बनने लगा, वहां पर भी मेरा एक आड़े आ गया, नहीं मैं करूंगा तो इसी लड़के से शादी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। उसके लिए भी घर में काफी तमाशा, तो हर चीज मेरे मेरे हिसाब से चलने को होना, ये मेरा हमेशा वह दृष्टिकोण रहता था। मैं जो करूंगा वो कायदा। उनको भी लगा कि ठीक है, अभी इसकी मर्जी है तो इसकी मर्जी से ही करा दो। वो भी होगी, शादी होगी। दीदी को पहले से ही पता था शराब पीता है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मैं, ये पता था कि हमेशा कभी कभी एक आध बार पीता हूँ, हमेशा नहीं पीता हूँ। तो जब भी मैं उसको मिलने जाता था तब शराब नहीं पी के जाता था, एक आध बार कभी बाहर पार्टी वार्टी गया तब भी पीता था। उसको भी लगा कि यार शराब नॉर्मल चीज है, आजकल कोई नहीं पीता। वो सिलसिला चालू रहा। शादी तक भी ठीक था, काफी दिन अच्छा था। तो पता था कि इसका जॉब ऐसा है कि इसको हमेशा हर दिन किसी ना किसी के साथ पीने बैठना पड़ता है, इसका जॉब ऐसा है, ये वो है। वो ज्यादा बोलती नहीं थी मुझे शराब के लिए, इतना पूछती थी खाना घर पे होगा या बाहर होगा, तो किसी चीज पूछती थी, शराब के लिए। लेकिन तब तक शादी के 2-4 साल तक बच्चे भी हो गए थे, तब तक भी मेरा कंट्रोल में ही था। डेली तो नहीं पीता था मैं। काफी काम का प्रेशर बढ़ने के बाद में हर चीज, घर बना लिया, हर चीज बराबर सब मैनेज कर लिया। जो एक सुखी समृद्धि जीवन जीने के लिए हर चीज जो लगती है, मैंने शादी के 3-4 साल में सब अपने आप में सब कर लिया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मैं, मेरा सब चीज बराबर है। मैंने जो जीने के जो फंड्स लगते हैं, मैंने हर चीज मैंने बराबर कर दी। मेरा इन्वेस्टमेंट, रहने का घर, घूमने को गाड़ी, बैंक बैलेंस। तो बीवी भी मुझे उस शराब के लिए या मेरे मेरे बिहेवियर के लिए, हो सकता है मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं होगा उस टाइम पर, अभी बोलती है वो, लेकिन मैं वर्किंग था, पैसे कमा रहा था, तो वो भी लोग मुझे उस चीज के लिए स्किप कर देते थे शराब के लिए। कोई बोलता नहीं था मुझे शराब के लिए। और ऐसी मेरी वो शराब की रफ्तार बढ़ती गई, ऐसे बढ़ते गई कि मुझे ही पता नहीं चला कि वो धीरे धीरे कैसी मेरी रोज की पीने में आ गई। और आए दिन मैं फिर कभी 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे घर में आने लगा। धीरे धीरे थोड़ा घर में ये भी बोलने लगे कि भाई अभी बच्ची थोड़ी बड़ी हो रही है, थोड़ा सा कंट्रोल कर। ज्यादा झगड़े नहीं होते थे, वो प्यार से समझाते। मैं रात को उसको सॉरी बोल के खाना खा के सो जाता था, या नहीं खाता था तो ऐसे सो जाता। और धीरे धीरे कुछ मैंने अलग संगत पकड़ ली, अलग दोस्तों के साथ क्लब में जाना, जुआ खेलना, ये आदत भी मेरी लग गई उसमें। धीरे धीरे वो दोस्तों में बैठने लगा। दोपहर की शराब, रात रात की शराब धीरे धीरे मेरे दोपहर में आने लगी। ये सिलसिला मेरा चालू होने लगा। कहीं ना कहीं ऑफिस वाले मुझे टोकने लगे। ऑफिस वाले टोकने लगे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वो बोलता था यार, मेरे इनका टारगेट अच्छा करवा के देता हूँ, मैं सब चीजें बराबर बराबर करता हूँ, फिर भी ये मेरे को टोकते हैं। तो मुझे एक बार वही दारू के नशे में दोपहर भी था, एक बॉस ने मुझे डांट दिया, तो मैंने सीधा उसको फोन पे बोल दिया कि मैं कल रिजाइन डाल दूंगा, मैं, मुझे कोई जरूरत नहीं नौकरी की। वही शराब के नशे में मैंने वो रिजाइन डाल दिया, और ताकि मैं अभी खुद का बिजनेस करूँ। वो रिजाइन डालने के बाद में एक्सेप्ट भी हो गया मेरा, और मैंने खुद का बिजनेस अच्छा स्टार्ट कर दिया, जो मेरे फील्ड में इसका मैं माहिर था। काफी अच्छा नाम था मेरे फील्ड में। मुझे ऐसा लगता था इजीली मैं सब चीजें कर लूंगा, और वो सब हो गया। तब बस बराबर ऑफिस सेटअप हो गया, काफी सारे एम्प्लॉय रख दिया मैंने। लेकिन धीरे धीरे वो जो आदत लग गई थी मुझे जुआ खेलने की, दिन में शराब पीने की, अभी तो मैं एकदम आजाद पंछी हो गया था, क्योंकि अभी कोई मुझे बोलने वाला नहीं था कुछ भी। बीवी आती थी कहीं ना कहीं ऑफिस में, मैं वही बहाने करता था कि आज वो किसी मैनेजर के साथ बैठा हूँ या किसके साथ बैठा हूँ, कोई पुणे से आया, कोई मुंबई से आया, इनके साथ हूँ, उनके साथ हूँ। तो चीजें मैं बहाने बहाने करना मैं चालू कर दिए। धीरे धीरे वो ऑफिस संभालती थी। और इसी बीच में दोस्तों एक ऐसा इंसिडेंस हुआ मेरे साथ कि एक पुरानी एक गर्लफ्रेंड थी, वो मेरे लाइफ में आ गई। वही में एकदम अट्रैक्शन उसके प्रति बढ़ गया। तो सब धीरे धीरे मिलना जुलना, फोन पे बात करना, हर चीजें चालू होगी। फिर मेरे लाइफ में जो रमा रमी वाला जो किस्सा था, वो तीनों मेरे साथ में थी अभी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सब चीजें, मैं हर चीज को मैं हैंडल कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी तक मेरे ना फाइनेंशियल को कोई धक्का पहुंचा था, ना मेरे परिवार के में झगड़े हो रहे थे, ना किसी चीज के लिए मेरे यहाँ झगड़े हो रहे थे, ना समाज में ना परिवार में मेरा नाम खराब हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड में पे अच्छी लाइन पे चल रहा हूँ। क्या होता है यार, ये तो चीजें हर कोई करता है, तो यही चीजें मैं दिमाग में चलती, मैं वो चल रहा था। और वो दोस्तों, वो थर्ड पार्ट जो था मेरा, उसके साथ में मेरा इंट्रैक्शन और बढ़ गया। काफी दिनों तक वो चालू था। तो
दीदी को कहीं ना कहीं उस चीज पे डाउट आ गया, ना डाउट आ गया तो चीजें मुझे पूछने लगी कि ये आए दिन फोन पे बात करना है, ये करना वो करना, ये इसका नंबर है, कभी क्या है, क्योंकि उस टाइम पर मैं मोबाइल को लॉक भी नहीं करता था मैं। तो धीरे धीरे वो मैंने मोबाइल को लॉक करना भी चालू कर दिया, तो उसको लगा कि ये मोबाइल को लॉक क्यों करता है। तो पहले मैं मोबाइल ऐसे ही छोड़ दे रहा था, मैं मोबाइल कोई भी चेक करता था, लेकिन मैंने वो जैसे वो आ गई तो मैंने मोबाइल को पासवर्ड डालना चालू। तो बीवी को लगा कि इसने इतने सालों में कभी मोबाइल को लॉक नहीं किया, तो ये मोबाइल में लॉक क्यों करता है। तो मैं उसका डाउट मेरे ऊपर आ गया और मैं उसको झूठ बोलना चालू कर दिया, रोज खुलेआम झूठ बोलता था। लेकिन उसका जो डाउट था उसको वो क्लियर हो गया और उसको 100% पता चल गया कि इसका कुछ न कुछ है। अभी मेरे घर में शराब के लिए तो ज्यादा झगड़े नहीं थे, लेकिन अभी शराब और वो चीज के लिए धीरे धीरे हर चीज मेरे घर में तांडव होना चालू हो गया। झगड़े तो छोड़ो, तांडव होना चालू हो गया। फिर मैं धीरे धीरे घर से गायब होना चालू हो गया था, रात देर रात में मैं घर पे नहीं आता था, कहीं होटल पे सोता था, कोई रूम पे सोता था किसी दोस्त के या कुछ, क्योंकि मुझे रात भर किसी से उससे बात करना, ये करना वो करना, हर चीजें मेरे को चाहिए रहती थी। मुझे वो घर में फ्रीडम नहीं मिल रहा था, तो फ्रीडम मैं बाहर ढूंढ रहा था। काफी झगड़े बढ़ने लगे, रोज आए दिन वो अपने माँ के यहाँ जाने लगी। लेकिन तब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ये तो सार हर कोई करता ही है, हमारे फील्ड में तो ये कॉमन चीज है। तो दिख नहीं रहा था कि मेरे घर में भी मेरी बच्ची है, बीवी है, मेरा परिवार है, कि अभी घर से थोड़ा सा अलग रहना चालू कर दिया था, दुनिया बन बन गई थी। कहीं जाना भी रहा तो वो मुझे सिर्फ फोन पे बोलती थी आज इतने बजे आ जाना है, आना होगा तो आ जाना, नहीं। ये सिलसिला चालू रहा दोस्त। एक दिन कहीं कहीं मुझे बाहर जाना था वाइफ को लेके शादी में, तो उसने बोला कि शाम को आज थोड़ा जल्दी आ जाना। मेरी बीवी का बड़ा अच्छा था, वो रात को बड़ी गुस्सा होती थी और सवेरे प्यार से बात करती। मुझे ऐसा लगता था कि अभी सब नॉर्मल हो गया है मेरे साथ में, इसका गुस्सा शांत हो गया। उसको पहले से भी आदत है और आज भी वही आदत है। रात को मेरे साथ बहुत झगड़ा करती थी और सवेरे एकदम नॉर्मल, एकदम नॉर्मल मेरे साथ बिहेव कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये तो रात भर 2-4 घंटे बड़बड़ करेगी और वो सवेरे नॉर्मल हो जाएगी। तो ये भी मुझे मेरे मेरे को हैबिट पड़ गई थी, मेरे को आदत पड़ गई। और उस दिन मैं 7 बजे आने के लिए बोला तो मैं आया नहीं, कुछ नहीं, उसके साथ वो मिस्त्री वाले के साथ फोन पे बात करते करते मैं दूसरा मोबाइल लिया था, फोन डिस्चार्ज हो गया, ये हो गया। रात को 8:30 बजे घर पे आया। 8:30 बजे घर पे आने के बाद में वो तैयार होके सब घर पे बैठे थे और एकदम उस दिन शायद से मैं काफी पिया था, मैं सवेरे से पिया था। अरे क्या हुआ था उस दिन मुझे, सवेरे में 10:30 बजे से जो बैठा तो रात को 7:30-8 बजे तक मैं रह रहा। तो वही हालत में कैसा गाड़ी चलाते हुए घर पे आया, क्या आया पता नहीं मुझे। ऐसा घर में आया तो दीदी ने वही और मेरा हालत देख के और झगड़ा इतना भयंकर चालू कर दिया उसने मेरे साथ कि मेरे से भी कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने भी उस दिन मेरा मुंह खोल दिया, मैं भी चिल्लाना चालू कर। घर की आवाज इतने दूर दूर तक बाहर जा रही थी, लेकिन हम बेशरम जैसी वो दोनों इतना तूफान झगड़ा कर रहे थे। वो मैंने उसमें काफी गाली गलौज ये करना वो करना चालू कर दिया, क्योंकि उसके भी कंट्रोल के बाहर हो गया था सब। हमेशा मुझे वो मरने की धमकियां दे रही थी, आज मैं मर जाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। ऐसे भी दारू के नशे में बोला जाता है उसको करना है, बोला मुक्ति मिल जाएगी मुझे, यही वर्ड बोला। तो उसने वो टॉयलेट में गई, उधर टॉयलेट क्लीनर लिया, अपने मुंह को लगा रही थी। अब मुझे क्या हुआ पता नहीं, मैं उसको लगा कि मेरे को लगा कि ये मुंह को लगा देगी, मैंने इसके हाथ से वो छीन लिया। छीन के मुझे क्या हुआ पता नहीं, मैंने वो अपने मुंह को लगा लिया और पूरा का पूरा जो आधा लीटर की बोतल थी मैंने पूरी की पूरी वो जो शरीर के अंदर गिटक लिया मैंने। तो शराब का नशा और वो लिक्विड का विद इन सेकंड लगे मुझे जमीन पे गिरने के लिए। वो डर गई एकदम, डर के मारे उसने नीचे से ऊपर से मेरे भाइयों को पिताजी को बुलाना चालू कर दिया और मुझे तुरंत हॉस्पिटलाइज कर लिया। तो हॉस्पिटलाइज किया तो दो डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया हॉस्पिटल में लेने के लिए, कि काफी क्रिटिकल कंडीशन थी मेरी। मुझे तो होश नहीं था, मुझे बाद में पता चला ही। और एक मेरी भूगोलिक बहन है, वो डॉक्टर है, तो उसने एक जगह मेरा वेंटिलेटर में एक जगह अरेंजमेंट करा दिया, मुझे एडमिट किया गया वहां पर। वो भी डॉक्टर ने बोल दिया कि कुछ ही घंटे बचेगा तो बचेगा, हम सिर्फ उसका थोड़ी देर के लिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर भगवान की उसने भी जैसा लिव्ड इज इक्वल थे इसलिए बोला था, वैसे मुझे भी वैसा ही बोला गया था कि ये कुछ ही घंटे बचेगा तो बचेगा, नहीं तो इसका कोई गारंटी नहीं। फिर भी वालों का विश्वास था, तो जो पेपर वेपर साइन करके मुझे एडमिट कराया गया। ट्रीटमेंट चालू हुआ और तो 5-6 घंटे में ही मेरे अंदर की मेरे हार्ट बीट्स, मेरे पल्स सब बंद हो गया मेरा। डॉक्टर ने मुझे मृत घोषित कर दिया, तो ये मर गया ये।
उस टाइम पर मेरे भाइयों को ही बताया था डॉक्टर ने, बाकी घर वाले तक नहीं पता। वो सब वेंटिलेटर वगैरह मेरा निकलना चालू था। तो उसी टाइम पर कुछ तो भी 10-15 मिनट में मेरी अंदर और दोबारा से जान आ गई। मेरे हार्ट बीट पल्स और दोबारा से चालू हो गए। तो डॉक्टर ने और दोबारा से ट्रीटमेंट चालू कर दी मेरी। डॉक्टर ने यही बोला था कि भगवान की कृपा है कि ये बच गया, ये आगे इसका हार्ट बीट चालू हो गई, इसकी पल्स चालू हो गई। तो डॉक्टर ने वो पे फाइल पे लिख दिया था टेस्ट करके। दोबारा से ट्रीटमेंट चालू हुई और सब। मैं धीरे धीरे उन्होंने वो जो मेरा जो अंदर जो लिक्विड जमा था धीरे धीरे बाहर निकलना चालू कर दिया। और 2.5-3 महीना मैं हॉस्पिटल में रहा फिर भी, लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि अभी ये खतरे से बाहर नहीं है, अभी भी बहुत सारा इसके अंदर में इसका है कि ये अंदर कितने पार्ट्स खराब है इसके हम अभी नहीं बता सकते अभी, क्योंकि 3 महीना मेरे को खाना नहीं था, पानी नहीं था, कुछ नहीं। तो आर्टिफिशियल फूड था जो नाक की नली से जुड़ा पूरा आर्टिस्ट। थोड़ा सा डिप्रेशन में भी चले गया था मैं, क्योंकि मेरे किए हुए पछतावे से मुझे पछतावा हो रहा था कि तो 3.5 महीने बाद पता चला कि मेरे शरीर के काफी सारे ऑर्गन्स फेल हो गए। तो 4 महीने बाद मेरा ऑपरेशन हो गया। जो ऑर्गन्स जो मेरे शरीर के अंदर के थे वो डुप्लीकेट डाले गए। और धीरे धीरे मैं थोड़ा सा मेरे को 5-5.5 महीने तो मैंने ना खाना खाया ना पानी पिया। अकेले एक रूम में बंद रहता था, ना किसी से बात करने की इच्छा होती थी ना कुछ करते, क्योंकि मानसिक डिप्रेशन में चली गया। धीरे धीरे काउंसलिंग और घर वालों के साथ, बीबी का साथ। बीबी वही बोल रही थी कि ठीक है, जाने दो, जो हो गया सो हो गया, छोड़ दो उसको। मैं भी धीरे धीरे रिकवर होने लगा। कुछ दिन बाद खाना चालू हो गया, क्योंकि 35-40 किलो का वजन हो गया था। खाना नहीं था शरीर में। फिर सोच लिया कि अभी तो नहीं, अभी शराब नहीं पीना, ये कुछ काम नहीं करना कुछ फालतू के। अभी अपना परिवार और मैं, बस इसके बीच में रहूंगा मैं। और कुछ साल तक मैं रहा भी। धीरे धीरे वो दोस्तों के साथ, पुराने दोस्तों के साथ मैंने संबंध तोड़ दिया। जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उसके साथ संबंध तोड़ दिया, और हर चीजों के साथ मैं एक अभी सिंपल लाइफ जीने लगा था अभी मैं। घर काम, बस यही चीज के ऊपर मेरा ध्यान। धीरे धीरे कुछ बीच बीच में डॉक्टर की ट्रीटमेंट के टेस्ट के लिए मैं जाता था। और कुछ सालों बाद मैंने एक डॉक्टर से सवाल किया कि 2.5-3 साल बाद कि तो अभी तो मैं ठीक हो गया सब, खाना वगैरह एकदम, तो नॉनवेज वगैरह भी मेरा बंद था। तो मैंने पूछ लिया नॉनवेज वगैरह खाना वगैरह कैसा है। हाँ बोले खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा मसाला नहीं खाना। लेकिन मेरी वो शराबियत उस टाइम पर भी काम कर गई कि मैंने उसको एक अच्छा सवाल पूछा कि डॉक्टर साहब मैं कभी हर बार कभी थोड़ा सा पैक वगैरह ले सकता हूँ मैं? तो डॉक्टर हंसा मेरे तरफ देख के और बोला कि ठीक है, एक आध बार कभी वाइन वगैरह ले सकते हो आप। तो वो मेरी बात, वो डॉक्टर की बात मेरे दिमाग में बैठ गई। डॉक्टर ने तो बोला एक आध बार कभी ले सकते। फिर भी मैंने कुछ दिन लिया नहीं, लेकिन वो मेरे साथ वो काम करना चालू कर गया कि मैं अभी रिकवर हो गया, मेरी हर चीज अभी बराबर होगी। मैं हॉस्पिटल में जो पैसा लग गया था मैंने कवर कर लिया, सब कर लिया। अभी धंधा अच्छा चालू है मेरा, परिवार भी अच्छा हो गया। कुछ साल बाद और वो मेरे दिमाग में आ गया है कि बोले यार आज थोड़ा सा एक बार और एंजॉय करके देखते हैं। अकेला ही था, अकेला ही सोचा, लेकिन फिर भी वो दिन भर मैंने वो उसको कमेंट किया नहीं, मैंने उसको कृति दिया नहीं मैंने। लेकिन वही सोच में था कि करूंगा करूंगा, लेकिन दूसरा मन बोल रहा था कि नहीं सुगत यार, तुम्हें वो अभी इतना शरीर खराब हो गया था, सब इतने तकलीफ दिया, लोगों से मरते मरते बच्चा तू, मर के वापस आया। तो दिन भर वो शनिवार का दिन था, वो दिन भर मैं अपने दिमाग में सोचते सोचते मैं वो चल रहा था। लेकिन दोनों मन मेरे साथ वो दिन भर काम कर रहे थे। मुझे पता नहीं था कि ये कनिंग बैफलिंग चतुर चालाक बीमारी ऐसी काम करती है मेरे साथ। शायद से बीमारी, मैं बोला था ये बचपन से मेरे साथ काम करती है, और अभी भी ये मेरे साथ उस दिन वो काम कर रही थी। लेकिन उस दिन तो मैंने अंजाम नहीं दिया वो चीज को। लेकिन मैं दूसरे दिन फिर भी सोचा, मैं वो बार के सामने खड़ा 10-15 मिनट खड़ा रहा, जाऊं कि नहीं जाऊं, करूं कि नहीं करूं। फिर भी वो दूसरे मन की वो राक्षसी प्रवृत्ति दिमाग की मैंने सोच लिया, उसके डेविल की बात मैंने मान लिया। चलो आज थोड़ा सा एक 90 पी लेते, थोड़ी वाइन पी लेते। तो बार में गया तो वाइन नहीं थी, मैंने एक उसका वोडका का 90। इस टाइम पर जब मेरे हाथ में जब शराब आई थी, तब ये सवेरे 8 बजे आई थी मेरे हाथ में। तब हमारे यहाँ वो बार 8 सवेरे खुलते थे, और इस बार वो सवेरे 8 बजे मैंने पहला पैक किया था। इसके पहले कभी नहीं किया था मैंने। और वो जो मैंने वो 90 सालों बाद किया मैंने, पता नहीं मुझे क्या हो गया वो दिन भरे में। तो वो मेरा अचानक से 2-3 घंटे बाद और मेरी एलर्जी जागरूक हो गई। 2-3 घंटे बाद और लगी मेरे को, और 2 घंटे बाद और लगी। वो दिन भर मैंने वो शराब के साथ में मैंने खेलते रहा मैं।
और मेरी वो दोबारा से और वो साइकिल जैसा चालू हो गया मेरा। अभी मेरे हाथ में इस टाइम पर सवेरे से शराब आ गई। घर वालों को शक नहीं हुआ था क्योंकि काफी दिन से पिया नहीं था। उनको भी ऐसा लगा कि अभी शायद ही जिंदगी में कभी पिएगा। इतना इंसिडेंस होने के बाद में, मरते मरते बचने के बाद में अभी इसका मानसिक बदलाव हो गया इसमें। लेकिन नहीं हुआ था। शराबियत मेरे साथ काम ही कर रही थी मेरे साथ। और जो मैंने उस दिन से जो और रफ्तार पकड़ ली मैंने दोबारा से, सवेरे दोपहर शाम, सवेरे दोपहर जब भी टाइम मिला मैं तब भी शराब पीने का उस टाइम पर बहाना ढूंढ रहा था। अभी तो मैं अकेला ही जाता था क्योंकि मेरे साथ अभी कोई बैठता नहीं था, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अभी मेरे साथ कोई बैठेगा। मेरे साथ तो कोई बैठने के लिए तैयार भी नहीं था। लोगों को ऐसा लगता था कि शराब पी के इसने ऐसा कांड कर दिया, अभी और इसके साथ बैठेंगे और कुछ कांड कर देगा तो फालतू अपने ऊपर आ जाएगा। मेरे साथ कोई बैठ भी नहीं रहा था मेरे साथ। मैं अकेला ही जाता था, अकेला ही मारता था, और वो एकदम क्रॉनिक अल्कोहलिक हो गया था। और धीरे धीरे वही सिलसिला और चालू हो गया। और वही घर में पता चल गया एक दिन दीदी को कि ये तो मेरे से गार्डन घूमने के बहाने जाता है और शराब पी के आता है। मुझे ऐसा लगता था कि वो बार में जा रहा तो कोई देख नहीं रहा मुझे, लेकिन काफी सारे लोग मुझे देख रहे थे कि मैं बार में जाता था। घर के पास ही था तो मैं वहां चुपचाप जाता था। कहीं ना कहीं उसको पता चल गया वो चीजें मेरे घर में, और वही आलम चालू हो गया मेरे घर में। लेकिन अभी जो था मेरे हाथ में, मेरे कंट्रोल के बाहर हो गई थी शराब मेरे। अभी वो एकदम शक्तिशाली हो गई थी मेरे लिए शराब। इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि मैं उसको चाह के भी अभी उसको छोड़ ही नहीं पा रहा था। मैं बड़ी प्रामाणिकता से प्रयत्न था, सॉरी खोटा गया, बड़ा प्रामाणिकता से प्रयत्न कर रहा था कि मैं इसको छोड़ पाऊँ, मैं इसको कंट्रोल कर पाऊँ। लेकिन अभी मेरे वो एकदम कंट्रोल के बाहर हो गई थी मेरे हाथ की शराब। अभी मेरा जो शराब की मात्रा तो थी, लेकिन मेरा जो अभी वो शराब पीने का ड्यूरेशन है ना, धीरे धीरे कम होते आ रहा था। 4 घंटे का 2 घंटे पे, 2 घंटे का 1 घंटे पे, 1 घंटे का आधे घंटे पे। मेरे को आधे आधे घंटे में अभी शराब लग रही थी। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा था अभी। सवेरे उठा तो मेरे हाथ पैर हिल रहे थे। मेरे को अनचाहा डर मेरे अंदर आ गया था। मेरे हेलुसिनेशन आ रहे थे मुझे। और उसके लिए मुझे कोई भी हालत में, मुझे वो बीवी मेरे साथ झगड़ा कर रही है, मेरे को कोई कुछ बोल रहा है, मेरे को उसका कुछ भी होश नहीं आता था मेरे को। मैं सिर्फ उसको बोलता था सिर्फ 10 मिनट रुक जा, मैं 10 मिनट में आता। और जब तक वो मेरे अंदर वो थोड़ा सा लिक्विड मेरे अंदर जाता नहीं तब तक मैं वो शांति नहीं होता था। मैं किसी की बात सुनने के लायक नहीं था। मैं काफी परेशान, बहुत प्रयत्न करता था। रात को इतना सोचता था मैं कि नहीं यार, सवेरे सूरज को नहीं जाएगा, नहीं पिएगा। फिर पता नहीं वो सवेरे 4 बजे 3 बजे मेरी नींद खुल जाती थी, तब से मेरी क्रेविंग चालू हो जाती थी। और मैं वो कहीं छुपा के रखता था, कहीं ना कहीं वो भी पी डालता था। या फिर सवेरे की राह देखते बैठता था कि वो शराब वाला कब दुकान खुलेगा और मैं कब जाऊंगा। मैं एकदम अभी अपने कंट्रोल के बाहर हो गया था। मैं तो शराब का मैं भी गुलाम बन गया था। मैं वो जब मिलेगी ना तभी मैं कुछ भी काम कर पाऊंगा, या सेक्स हो या ऑफिशियल काम हो या कोई भी काम हो। मुझे उसके लिए अभी शराब 100% लग रही थी या लग रही थी। रोकना मेरे लिए नामुमकिन हो गया था। उसके लिए डॉक्टर के पास भी गया तो डॉक्टर ने कुछ फिर भी गोली मेडिसिन दिया, 5 दिन मेडिसिन खाओ और 5 दिन घर पे ही रहो। 2 दिन ईमानदारी से खाया, और वो भी इतनी हार्ड पावर की मेडिसिन थी तो दिन भर सोया रहता था। बोला ये वो मेडिसिन भी जाके फेंक दिया मैंने कचरे के डब्बे में। और दूसरे दिन से सिलसिला चालू रहा दोस्तों। वो मैं हेल्प मांगने लगा मैं सही में कि मुझे कोई तो चीज इससे निकालो। परेशान हो गया था मैं, क्योंकि घर में अभी मुझे अभी बोलना भी बंद कर दिया था। मेरे बीबी ने तो अभी बोलना भी बंद कर दिया, तो उसको लगा कि अभी और किसको कुछ बोलूंगी ना तो और क्या कर लेगा पता नहीं। तो अभी मैं वो, ना मेरे साथ कोई बात कर रहा था अभी, ना मेरे साथ कोई झगड़ा कर रहा था, ना कोई कुछ कर रहा था मेरे साथ। मैं अंदर ही अंदर खाई जा रहा था कि यार तू कहाँ फंस गया, और तू छूट गई थी और कहा तूने हाथ में पकड़ लिया एक गिलास। लेकिन प्रामाणिकता होने के बाद भी, ऑनेस्टी होने के बाद भी नहीं छूट रही थी मेरे से। वो मेरा दुख दर्द कोई समझ ही नहीं रहा था मेरा। कि थैंक गॉड वो मुझे वो बार में ही अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज मिला और मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया। मैं खुद ही आया, खुद ही ढूंढते ढूंढते आने के बाद दोस्तों मीटिंग में आया। मीटिंग आने के बाद कुछ दोस्तों के साथ आया था जो बार में बैठते थे। मेरी तो ईमानदारी से इच्छा थी कि दारू छोड़ना चाहिए, लेकिन मेरे साथ में कुछ और भी लोग थे जो अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग में आए थे। कहीं ना कहीं मेरा वो भी माइंड डाइवर्ट कर रहे थे कि यार वो सुबह यार वो अपने लायक मीटिंग नहीं है। वो क्या अपन इतना कोई, अपन तो शराब देसी पीते हैं क्या, अपन अपन बार में बैठ के पीते हैं, अपन ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ जो भी होगा ना वो अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में यहीं पे होगा मेरे साथ। लेकिन वो चीजें मैं कुछ कुछ चीजें मैं यहाँ पर भी आके सुन नहीं रहा था। मैं मीटिंग को आता था, बैठता था और वैसे ही वापस जाता। इस दिन शराब से दूर भी रहा। तो सोचा मैंने अभी
बिजनेस नहीं करेंगे, मैं अभी खाली नौकरी करूंगा, ये सब सब धंधे छोड़ दूंगा। कि वो खुद को गिल्टी फील हो रहा था कि मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, मेरे अंदर वो आ गया था। लेकिन शराब मेरे ऊपर इतनी हावी हो रही थी कि मैं वो सोचने के परे रहता था। मैं उसको अच्छा ही कुछ करने के लिए मेरे वो ताकत ही नहीं थी मेरे अंदर, क्योंकि वो शराब ने मुझे इतना हतबल कर दिया था, इतना अस्वस्थ कर दिया था कि मैं वो अच्छी चीजें मेरे अंदर लाने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। मैं प्रामाणिकता काफी थी लेकिन वो नहीं रहता हूँ। यहाँ पर भी वही अल्कोहलिक एनोनिमस में कुछ दिन रहा, काफी अच्छे से रहा मैं। ईश्वर की सही में कृपा हुई या अल्कोहलिक एनोनिमस में चमत्कार मिरेकल की बात होती है, मैजिक और मिरेकल की, तो सही में मेरे साथ भी मैजिक और मिरेकल हो गए। काफी अच्छी नौकरी लग गई और दोबारा से अच्छा मेरा सब चालू हो गया। और धीरे धीरे दोस्तों से, हेमंत भाई टाइम हो गया कि 5 मिनट मिलेंगे? जी जी, ले लीजिए। जी जी, कह रहे हैं। नौकरी के साथ मेरा सफर चालू हो गया, फिर वही अब नौकरी पे लग गया, अच्छा नौकरी लग गया, फिर वही मीटिंग से मेरा थोड़ा सा लगाव और दूर हो गया, फेलोशिप से दूर हो गया, क्योंकि फेलोशिप के साथ वैसे भी मैं नहीं रहता था जहाँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज बस मीटिंग कर लिया तो हो गया मेरा। लेकिन वो धीरे धीरे वो ऑफिस में भी वही 3 महीने बाद और एक बार हाथ में मेरे और शराब आई, और वही अधोगति हुई, और दोबारा से आया मैं। फिर लगा कि और नहीं मीटिंग करना चाहिए, और एक दूसरी नौकरी लगी। अभी तो लगी थी तो काफी नागपुर से काफी 200 दूर, ये सोच के गया था कि नागपुर से दूर रहूंगा, दोस्तों से दूर रहूंगा, नौकरी मैं और मीटिंग, ये सोच के ही गया था मैं। लेकिन वहां पर भी वही सेम किस्सा हो गया दोस्तों, वही 2-3 महीने रहा और वही चालू हो गया, वही किस्सा। समझ नहीं आ रहा था कि जैसा मैं मीटिंग से दूर हो जाता था, फेलोशिप से दूर हो जाता था, मेरे हाथ में तुरंत शराब आता था। अब तक मेरे हाथ में कोई स्पॉन्सर नहीं था, कोई फेलोशिप के कोई ज्यादा नंबर नहीं थे, कुछ नहीं थे। लेकिन वो भी आखिर नौकरी मुझे वो छोड़ के आना पड़ा, क्योंकि धीरे धीरे अभी ना से आने के बाद में काफी सब हो गया था, वो भी काफी अभी बड़ी टाइम नहीं है अभी तो मैं उतना डिटेल में भी शेयर करूँ। कि दोस्तों अब जब अभी सेकंड टाइम मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था, वी आर नॉटेड का जो स्लोगन था अपने यहाँ, जो है उसको बचा के रखो, वो चीज के ऊपर मैंने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया था। मैं हमेशा यहाँ तुलना करता था, ना मैं देसी पीता हूँ, ना मेरी बीबी गई, ना मेरा घर गया, ना मेरी गाड़ी गई, ना मेरी इज्जत गई, ना कुछ गया। लेकिन दोस्तों वो 6 महीने में मेरी एक गाड़ी भी गई। 6 महीने में मेरे कभी मैं मेरे बीवी को मैंने हाथ हाथ उठाया था उसके ऊपर, मैंने उसको इतना गंदे तरीके से मारा था कि जिसकी हद मेरी। 6 महीने में कभी बचपन से कभी मेरे माँ के ऊपर हाथ नहीं उठाया था, मैंने वो हाथ भी उठा लिया। नई एक अच्छी शोरूम गाड़ी लिया था, उसका एक्सीडेंट हो गया, एक आदमी मरते मरते बचा, पुलिस केस अभी भी चालू है। समाज में नाम अभी तक खराब नहीं हुआ था, वो उससे ज्यादा खराब हो गया। इतना भयंकर हो गया था कि जो जो करंट जहाँ बोलते ना, या अस्त व्यस्तता, वो अस्त व्यस्तता 100% अभी उस टाइम पर मेरी होती है अल्कोहलिक से आने के बाद, हम मीटिंग से चीटिंग करने के बाद। और बाद में मुझे घुटने टेक के सही में मुझे यहाँ मानना पड़ेगा कि नहीं भैया, मैं शराब के आगे नहीं जीत सकता। जब मैंने ये चीज को मैंने माना, और वो सही में पावरफुल बीमारी है, तेरे सामने मैं नहीं जीत सकता, तो शराब हो या मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट, मुझे उसको कंट्रोल ही करके रखना है, मुझसे उस पे एक दिन के आधार पर। दोस्तों उस दिन से फिर मैंने स्पॉन्सर लिया, कदमों के ऊपर काम करना चालू कर दिया, प्रोग्राम के ऊपर काम करना चालू कर दिया। अभी जैसा मैंने हाथ बढ़ाया था ना दोस्तों यहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस में, तो यहाँ बोलिए स्पॉन्सर की लाइन लग गई थी कि नहीं, मैं तेरा स्पॉन्सर बनूंगा, मैं तेरा। लोगों को स्पॉन्सर ढूंढना पड़ता है, मुझे स्पॉन्सर इजीली मिल गया, प्रोग्राम स्पॉन्सर मिल गया, मुझे सर्विस स्पॉन्सर मिल गया, हर चीज के लिए। और काफी इतनी मदद मिली अल्कोहलिक एनोनिमस में मुझे, काफी ओल्ड मेंबर्स से और यहाँ के फेलोशिप से, कि इसकी हद नहीं। यहाँ बोलते हैं सिर्फ यहाँ लोग अल्कोहलिक एनोनिमस में कंधे पे हाथ रखते हैं, हाथ बढ़ाना काम मेरा रहता है। तो जब तक मैं हाथ बढ़ाऊंगा नहीं ना, तो अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर भी मेरे लिए हाथ नहीं बढ़ाते। मुझे तकलीफ बतानी पड़ेगी, तब यहाँ जाके तकलीफ मेरी समझ में आएगी। तो यह मुझे भाषण नहीं देता है, यहाँ जो भी है उनके ऊपर उन्होंने जो यहाँ पाया है वही चीज बताएंगे वो। ये चीज मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में बाद में ओपन माइंडली यहाँ बैठ के सुनने में, जब शेयरिंग सुनता था, मैं इनके अनुभव सुनता था, प्रोग्राम के ऊपर काम करना चालू कर दिया, बिग बुक पढ़ना चालू कर दिया, समझना चालू कर दिया, हर एक लोगन के ऊपर काम करना चालू कर दिया, तो हर चीज तो मुझे भाई समझ। 1 मिनट और ले लेना। ओके ओके, सॉरी। तो हर चीज मुझे वो समझने लगी। आज दोस्तों वही करता हूँ, आज भी निरंतर
प्रेयर टू प्रेयर मीटिंग करने की प्रयत्न करता हूँ सवेरे शाम दिलीशुद के साथ जुड़ा हूँ। और आज जो दोस्तों पुराने दिन वापस आ गए मेरे, अच्छा सुखी सुंदर। आज कोई घर में कोई शांति का वातावरण है। दीदी अलोनोन मेंबर है, लड़की है अल्टीन की मेंबर है, बालकोलिक एनिमल्स का मेंबर हूँ। घर में कभी मैं आज हद से बोल सकता हूँ कि मैं आज सुखी हुई, शांत हूँ और स्वस्थ जिंदगी जी रहा हूँ। थैंक्स देहरादून ग्रुप का जो आपने मुझे मेरे अनुभव खत्म करने का मौका दिया। थैंक यू।